हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी और पॉलिटी में हमारा आज का टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो इससे पहले देखिए अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। देखिए, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका फ्रेंड्स नाम क्या है? उसका नाम है खंजर। अब ऐसे याद रख लीजिए, के से याद रख लीजिए, खंजर और किर्गिस्तान। ठीक है। तो देखिए कि मूल अधिकार क्या है फ्रेंड्स। आपको ना कुछ अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, आपके कुछ राइट्स हैं, जैसे कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, जिसके कारण आप काफ़ी सारे कार्य कर सक पाते हैं। अगर आपको ये अधिकार नहीं दिए जाते तो आप अपना जीवन खुलकर नहीं जी पाते। जैसे कि मान लीजिए कि आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता नहीं दी होती सरकार की तरफ से, तो देखिए आप आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। तो इस तरीके से क्या है, आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं जिसकी वजह से क्या है, हमारा विकास हो पाता है, हम अच्छी तरीके से कार्य कर पाते हैं। तो ये बात अलग है कि रियलिटी अलग है, बट संविधान की तरफ से हमें कुछ मूल अधिकार मिले हुए हैं, जिसके अगर जिनका पालन नहीं होता है तो आप उसके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं। तो देखते हैं मूल अधिकार क्या है। देखिए, मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विकास हेतु आवश्यक है। पहली बात, जो मूल अधिकार है वो हमें संविधान में मिले हुए हैं, संविधान में दिए हुए हैं। ठीक है, संविधान में लिखे हैं, उनसे हमें मिले हैं और ये जो व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी है। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा आर्थिक विकास कैसे होगा अगर हमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता ना मिले। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमारे विकास के लिए मूल अधिकार ज़रूरी हैं। ये भौतिक और नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। देखिए, राज्य जो है ना हमारा संविधान से चलता है। अगर देखिए राज्य क्या होता है, कभी कभी तानाशाह भी बन सकता है, लेकिन हमें क्या है, इसके विरुद्ध हमें ये आज़ादी मिली हुई है मूल अधिकारों के रूप में। अगर राज्य हमारे मूल अधिकार छीनता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमें राज्य के खिलाफ एक आज़ादी भी हम दिलाता है। अब देखेंगे मूल अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, मूल अधिकार न्यायोचित है, इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई आपके मूल अधिकार का राज्य हनन करता है, अगर आपको मान लीजिए बोलने नहीं देता है किसी भी पक्ष पर, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन आपको अपनी अभिव्यक्ति नहीं देने देता है, तो आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन देखिए, कुछ जो है मैंने आपको पढ़ाए थे, नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, उनके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते अगर उनका हनन होता है। लेकिन मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी गई है। देखिए, जो मूल अधिकार है इनकी हमें गारंटी और सुरक्षा कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय देता है। सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं अगर इनका पालन नहीं होता है तो। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। ये हमें राज्य के खिलाफ अधिकार प्राप्त है। अगर राज्य कोई ऐसा लॉ बना दे जिससे हमारे किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। राज्य के खिलाफ हमें ये अधिकार मिले हुए हैं, राज्य इनके खिलाफ कार्य नहीं कर सकता। मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य द्वारा युक्तियुक्त निबंधनों के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है। अब देखिए, कई ना ऐसे अधिकार हैं जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन आप कोई देश के खिलाफ बोलने लगे, षड्यंत्र करने लगे, तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता। तो इस पर कुछ तरीके से क्या है, इस पर इनको राज्य सीमित कर सकता है कुछ आधारों पर, है ना। अगर देश के खिलाफ हो रहा है कुछ, तो इनके आधार पर क्या है, राज्य आपकी जो मूल अधिकार है उनको सीमित किया जा सकता है। ये अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा सकता है। अब देखिए, ये परमानेंट नहीं है कि हमेशा चलेंगे, इनको कम किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो मूल ढांचा में ये था कि मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन अब देखिए जो संपत्ति का अधिकार है वो हटाया गया, तो संविधान संशोधन के अंतर्गत इनको कम किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मूलाधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। देखिए, अगर राष्ट्रीय आपातकाल आ जाए, आपातकाल क्या, एक इमरजेंसी आ गई, अगर कोई युद्ध हो गया, कुछ हो गया, तो सरकार मूल अधिकार निलंबित कर देती है। ठीक है, उस टाइम के लिए रोक देती है। लेकिन जो हमें 20 और 21 में जो मूल अधिकार मिले हैं, जैसे प्राण की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, तो वो हमारी सरकार नहीं छीन सकती हमसे आपातकाल के समय भी। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो अगर पूछा जाए मूल अधिकार किस में दिए हुए हैं, तो भाग 3 में दिए हुए हैं। ठीक है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा याद रखिए, 3 में क्या मिले हैं? मूल अधिकार मिले हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। और ये तो आपको अच्छे से रट लेने हैं। अभी हम एक एक आर्टिकल अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है।
यह परिभाषा केवल भाग 3 के प्रयोजन हेतु संदर्भित है। तो अनुच्छेद 12 में अब राज्य कौन है ना, तो इसकी भी डेफिनेशन हमें दी हुई है, लेकिन जो डेफिनेशन दी है वो केवल भाग 3 के यूज के लिए है। इस परिभाषा के अनुसार राज्य में निम्नलिखित निकाय शामिल है। भारत की सरकार और संसद, जो हमारी सरकार और संसद है वो इस राज्य की, जो राज्य दिया हुआ है शब्द उसमें शामिल है। सभी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल इसमें आते हैं। सभी स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है। संविधान पूर्व विधियां या संविधानेतर विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे मूल अधिकारों से असंगत है। देखिए, अब राज्य कोई ऐसी विधि लॉ बना देता है जो हमारे मूल अधिकारों को कम करती है, तो क्या है, न्यायालय उसका पुनर्वलोकन कर सकता है। न्यायालय उस विधि को देख सकता है और उसको उस वहां तक खत्म कर सकता है जहां तक वो हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रही है। मतलब राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो आपके मूल अधिकारों को का हनन करें। अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि के अंतर्गत सभी अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, उपविधियां, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, रूढ़ियां, प्रथाएं आदि शामिल है। तो देखिए, आर्टिकल 13(2) में क्या विधि जो शब्द है उसमें क्या क्या आता है। देखिए, सरकार क्या करती है, एक्ट, अधिनियम पारित करती है, वो आ जाते हैं। अगर संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो अध्यादेश, कोई भी नियम, विनियम सब इसमें विधि में शामिल है। अनुच्छेद 13(4) में कहा गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात आर्टिकल 368 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। इसे 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया, अतः संविधान संशोधन अधिनियम को विधि नहीं माना गया। इसके तहत देखिए क्या है, जो हमारा मतलब जो हमारा 24वां वो हुआ था, एक सेकेंड, देखिए आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान संशोधन दिया हुआ है, लेकिन जो भी संविधान संशोधन होता है उसमें क्या है, अनुच्छेद 13 में अगर कोई बात कही गई है तो वो जो संविधान संशोधन है उस पर लागू नहीं होगी। ठीक है, अतः संविधान संशोधन अधिनियम को विधि नहीं माना जाता। जो संविधान संशोधन होता है उसको विधि नहीं मानते, उस पर जो आर्टिकल 13 में जो बात की गई है वो उस पर लागू नहीं होती। मूल अधिकारों को मोटे तौर पर 6 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। मूल अधिकारों को हम 6 भागों में बांटते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो संविधान में वर्णित मूल अधिकार, देखिए समानता का अधिकार दिया है हमें आर्टिकल 14 से 18 तक। पहले क्या है, हमें समानता मिलनी चाहिए, फिर समानता मिलेगी तो उसके बाद स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, 23, 24। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। संस्कृति और शिक्षा का 29 और 30, और संवैधानिक उपचार 32, ये आपको बहुत अच्छे से एकदम रट लेने हैं, एक एक आर्टिकल हम समझेंगे। तो देखिए, पहले दिया है समता का अधिकार, आर्टिकल 14 में विधि का शासन निहित है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ निहित है, ये संविधान का आधारभूत लक्षण भी है। देखिए क्या है ना, कि इसमें ये दिया हुआ है आर्टिकल 14 में कि जो मतलब शासन है वो विधि का होगा, मतलब विधि के अलावा कोई अपनी नहीं चलाएगा। जो लॉ बनते हैं उन्हीं के अनुसार ही शासन होगा, उन्हीं के विधि में सबको समानता मिलेगी। ये हमारे संविधान का आधारभूत लक्षण भी है कि सबको समानता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, अनुच्छेद 14, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, अब जो विधि बनती है उसमें क्या है, सबको समानता है, सबको समान संरक्षण है। विधि के अलावा विधि का ही शासन रहेगा, मतलब जो लॉ बनेंगे उन्हीं का ही शासन रहेगा, उसमें सबको समानता रहेगी, इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, दो शब्द आते हैं, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। इनका अंतर है, मैं आपको इनका अंतर समझाती हूँ। देखिए, विधि के समक्ष समता जो है वो ब्रिटिश विचार है, और विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अब इसमें अंतर क्या है, देखिए, विधि के समक्ष समता, इसका मतलब होता है कि सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं, मतलब जो जितने भी लोग हैं वो सब एक समान है विधि के सामने। विधि के सामने सारे लोग, चाहे राजा हो या भिखारी हो, ठीक है, सब एक समान है, किसी को विशेषाधिकार नहीं है। देखिए, और विधि के समान संरक्षण में है कि विधि के माध्यम से दिए गए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार। अब देखिए क्या है, मान लीजिए कोई एक हट्टा कट्टा आदमी है, ठीक है, और कोई एक डिसेबल इंसान है, तो अगर उनके अधिकार, मतलब जो डिसेबल होगा तो उसको तो ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए ना। तो इसमें ये क्या है कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, और असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार, मतलब जो इनमें कहा है कि सबको समान एक साथ नहीं रखा जा सकता है। समझ में आया, विधियों के समान संरक्षण में कहा गया है
समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, जो समान है वो समान रहेंगे, जो असमान है वो असमान रहेंगे, मतलब सबके साथ एक सा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन विधि की समक्षमता में सब एक से हैं, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति, देखिए विधि की समक्षमता में यदि कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो या अधिकारी हो, समान विधि से बढ़कर नहीं है, वो विधि से बढ़कर नहीं होगा। लेकिन विधि के समान संरक्षण में समान के साथ समान व्यवहार। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके अलग अधिकार होंगे, तो उस सारे बच्चों के एक से अधिकार होंगे, ठीक है, उनके अधिकार बड़ों की तरह नहीं होंगे, मतलब बड़ों के उन बच्चों के अनुसार उन्हें अधिकार नहीं मिलेंगे, इसलिए उनमें क्या है कि समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो जो विधि की समक्षमता है उसको एक नेगेटिव वे में लेते हैं, और जो विधियों का समान संरक्षण है उसे पॉजिटिव वे में लेते हैं। आई होप ये आपको थोड़ा समझ आया होगा। देखिए अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी निहित है, ठीक है, यहाँ पे इसमें नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत भी दिया हुआ है। अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत के राज क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें गैर नागरिक और विधिक व्यक्ति भी शामिल है, को विधि के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध है। ये जो अधिकार है ना आर्टिकल 14, वो जो गैर नागरिक और विधिक व्यक्ति ऐसी कंपनी भी होती है विधिक व्यक्ति, तो उन सबको मिले हुए हैं, ठीक है। लॉ के सामने जो विधि है उसके सामने सबको समान माना गया है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को, इन लोगों को कुछ विशेषाधिकार है। इन ये लोग जब कार्य करते हैं ना, तो इनके खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती, इनको कुछ विशेषाधिकार मिले हैं, ठीक है। और आर्टिकल 105 के तहत संसद और 194 के तहत इसमें लिखा नहीं है विधानमंडल को है, ठीक है। जैसे कि देखिए क्या होता है ना, संसद में सांसदों द्वारा कही गई किसी बात के लिए उनकी न्यायपालिका में के प्रति जवाबदेह नहीं होते, वो मतलब जो बात कहते हैं वो कह सकते हैं अपने संसद में, न्यायपालिका में उन्हें आंसर नहीं देना है, ठीक है। आर्टिकल, ये गलत लिखा है, आर्टिकल 361A के तहत प्रेस को, मीडिया को भी कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। तो देखिए 14 क्या था, विधि के समक्ष समता। अब आर्टिकल 15 देखेंगे। आर्टिकल 15 में दिया हुआ है, यह अनुच्छेद धर्म, भूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी विभेद का प्रतिषेध करता है। अब आपको ये शब्द याद रखना है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, मतलब इनके आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके अलग अगर किसी और आधार पर विभेद होता है, मान लीजिए इसमें जन्म स्थान दिया है, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है कि निवास स्थान के आधार पर विभेद है, मतलब कोई इस जगह रहता है तो ही उसको नौकरी दी जाएगी, तो वो तो वो ऐसा विभेद कर सकता है। लेकिन धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी विभेद नहीं किया जा सकता। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, ठीक है, ये विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। यदि कोई विभेद इस अनुच्छेद में वर्णित आधारों से भिन्न किसी आधार पर किया गया हो तो असंवैधानिक नहीं होगा। यही मैंने आपको बताया कि ये जो 5 चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, हाँ 5 चीज़ें, तो इनके अलावा किसी आधार पर अगर विभेद होता है तो उसको असंवैधानिक नहीं कहेंगे। जैसे इस सूची में जन्म स्थान का वर्णन है, किंतु यदि विभेद निवास स्थान के आधार पर हो तो यह अवैध नहीं होगा। यही मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए क्या है, आर्टिकल 15(2) में क्या दिया है, राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश की दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, मनोरंजन स्थल पर, ठीक है, दुकान है, सार्वजनिक स्थल है, होटल या मनोरंजन के स्थल पर, या पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित, मतलब राज्य ने कुछ उनको निधि दी हुई है, जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी प्रकार किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, मतलब इन जगहों पर क्या है, किसी के साथ विभेद नहीं किया जा सकता, ठीक है। और क्या है, आर्टिकल 15(3) में यह स्पष्ट दिया गया है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। देखिए अब पहले तो दिया था कि किसी के साथ विभेद नहीं करेंगे, लेकिन स्त्रियों और बच्चों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स है ना, वो क्या है उनको मतलब वो बच्चे जो हैं वो अपने राइट्स के लिए नहीं बोल सकते, तो उनके लिए उपबंध किया जा सकता है। ये क्या है, एक अपवाद है 15(1) और 2 का। 15(4) आर्टिकल 15(4) के अधीन राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, और ऐसे विशेष प्रावधानों को अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। देखिए अब SC ST के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए इसमें उपबंध किए जा सकते हैं आर्टिकल 15(4) के तहत। अब देखिए आर्टिकल 15(5) भी है, उसमें क्या दिया है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। अब क्या है, जो शैक्षिक संस्थान में उसमें क्या है, पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं, वो सरकारी और गैर सरकारी दोनों पे लागू होता है। और फ्रेंड्स एक इसके बाद
इसके बाद एक 15(6) आर्टिकल भी जोड़ा गया बाद में। उसमें क्या किया गया कि अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में वर्णित वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए विशेष उपबंध किए जा सकेंगे। अभी देखिए सरकार ने आरक्षण दिया था ना आर्थिक आधार पर, वो जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, 103 जो संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसमें ये जोड़ा गया था। तो क्या है कि हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि हम अपना यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो बाकी के आर्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।